अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है, शाम 7 बजे आप 27 फरवरी 2022 को ये प्रोग्राम देख रहे हो। लेटेस्ट डेवलपमेंट तो आपने सारी देख ली हैं। शहबाज शरीफ किन से मिल रहा है, राना सनाउल्लाह क्या कहानियां सुना रहे थे तोता मैना की, लेकिन साथ हुकूमत वक्त भी अब थोड़ी सी एक्टिव हुई है। सादक सजनानी की मुलाकात होना चौधरी परवेज लाई से, और वहाँ उनका वाज़ेह तौर पर कहना कि हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करेगी। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मिसाक़ जमहूरियत तय इसलिए हुआ था कि हुकूमत वक्त से पहले गिराई ना जा सके और हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। अब इस चीज़ को जब मैं जोड़ता हूँ तहरीक अदम एतमाद के साथ, यानी अगर अदम एतमाद आएगी तो शहबाज शरीफ ने फिर ये कहा, क्या वो सवाल आपको याद है नैब कोर्ट के बारे में पूछा गया कि अदम एतमाद को बताएंगे तो हुकूमत वक्त पूरा करेगी, तो ये तो उन्होंने कह दिया, आप लोगों को समझ आ भी गई कि क्या हुआ है या क्या होने जा रहा है। और कोई मुश्किल काम नहीं है आम आदमी को कुछ चीज़ें समझने के लिए। परवेज खटक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि 7 बंदे उनके साथ हैं। मेरी इतला के मुताबिक 25 से 30 जो है हुकूमत की पार्लियामेंटेरियन जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। फर्ज करें तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए और ये आ जाए हुकूमत में, तो ये तो 6 महीने बाद ही एक्सपोज हो जाएंगे कि वो ना महंगाई कंट्रोल हो सकेगी, ना डॉलर की कीमत आ सकेगी नीचे, ना इकोनॉमी, यानी ये इकोनॉमी जो इन बिल्ड मैकेनिज्म इसका है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये फौरी तौर पर ठीक हो सके। अगर हो सकते तो चीज़ें सारी सामने लेकर आते। तो तहरीक अदम एतमाद भी अभी हवा में अंदर ही है। लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वो नताइज क्या देगा, वो बस बेसिकली इलेक्शन कैंपेन बन रही है, क्योंकि अब आगे टाइम थोड़ा रह गया है। तो बेहतरीन तरीका है लोगों को लाइन पे लगाने का और उनको इस तरफ लेके आके अपने वोट आप हासिल कर सकें। और मेरी इतला के मुताबिक तो यही है। और जो ख़ास तौर पर सुबह तफसीली प्रोग्राम में आप देखेंगे ब्रिगेडियर रिटायर मुज़फ्फर साहब के साथ मेरी इस मौजू पे जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लड़ाई की बातें और इस तरह का जो बयानिया ले गए थे, इसका कोई असर भी होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ये एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये निज़ाम चलाया जा रहा है और वोट को इज्जत दो का नारा ज़मीन बोस हो गया। आज मिन्नत तरले करते फिर रहे हैं गेट नंबर 4 के ऊपर, या एस्टैब्लिशमेंट के किसी तरह से वो उनके साथ मान जाए। एस्टैब्लिशमेंट मेरिट पे बातें कर रही है, वो चाह रही है इसमें मेरिट का बोलबाला हो। जिन्होंने लूट मार की है उनको कोई रास्ता नज़र आता, मुझे नहीं नज़र आता। बारह कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है। दूसरा है जो हमारे दोस्त है तारिक मतीन साहब, उनके भाई अदर महीन के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और सईद गनी ने कहा है कि जो है ना डकैती और मुजाहिमत पर समर टीवी से वाबस्ता थे, कत्ल कर डाला था। और उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने कोशिश की थी कि जिनको लूट मार कर रहे हैं उनको पकड़ लें। 18 फरवरी का यह वाक़या है। स्कूल छोड़कर वापस घर आ रहे थे, जब KDA चौरंगी ब्लॉक A में वाक़ अस्पताल के करीब पहुंचे तो 2 मुसल्लह डकैत मुसाफिरों को लूटने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक्शन लिया और उस इलाके के जो SP है उन्होंने ताहिर नूरानी के 42 साल आतर मोइन सीने में गोली लगने से ज़ख्मी हुए थे, निजी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहाँ के रास्ते ही में दम तोड़ गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी साफ़ी की ज़ालिमाना कत्ल के वाक़े की मज़म्मत करते हुए ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया था और कहा था कि फौरी तौर पर पकड़ा जाए। और जो चीफ़ है कराची पुलिस के गुलाम नबी मेमन ने बेहतरीन शवाहिद से हासिल करके और बता रहे हैं कि इस मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। एक जो इशू अब बार बार मुझे कहते हैं हुदैबिया के हवाले से, तो इतवार है, इतवार दिन मैंने सोचा हुदैबिया की ये जजमेंट मेरे सामने है, ये शॉर्ट में मैंने किया, 3 सफ़ों पे कर दिया। PLD 2016 667 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का फैसला है। सरदार मोहम्मद शमीम जस्टिस, ख्वाजा
امتیاز احمد اور جسٹس فرق محمد الفرق عرفان خان. حدیبیہ پیپر مل لمیٹڈ ورسز فیڈریشن آف پاکستان. یہ ریٹ پٹیشن ہے جو 11 مارچ 2014 کو ڈیسائیڈ ہوئی. کہانی بڑی مزیدار ہے, بہت مزیدار کہانی ہے. صرف اس کو آپ کو بتاتے چلے, جو سردار محمد شمیع صاحب کے پاس سماعت ہوئی وہ 25 نومبر, 11 دسمبر اور 19 دسمبر 2013 کو ہوئی. اس سے پہلے اچھا, اس میں انڈر لائن جو کر رہا ہوں, وکیل انڈر لائن اب سلمان اسلم بٹ اٹارنی جنرل بھی اور نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں. نیچے نصیر احمد بھٹا, یہ پاکستان مسلم لیگ لائرز کے صدر رہے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے. اور محمود احمد خان ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے, یہ وفاقی حکومت کو کر رہے تھے. اور کمال کی بات ہے, انہوں نے کورٹ کے سامنے آ کر ایڈمٹ کیا, کنسیڈ کیا کہ یہ ریفرنس کویش کر دیا جائے. یعنی حکومت بھی ایک لائن پہ آگے, ان کے اپنی پارٹی کے صدر. ملی بھگت کا اس سے بڑا کیس اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور وہ میں ریلیونٹ جو ہے نا پہنا وہ چلا رہا ہوں. اور یہ کمال کی بات ہے, پھر میں بتاؤں گا آگے آگے آپ کو کہ یہ کتنا پرانا کیس تھا اور حکومت آنے کا وقت کا انتظار کیسے گئی, کیوں ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ پاناما کے کیسوں میں یہ لٹکاتے رہے, اور جب ان کا حکومت کا وقت آ جائے وہاں پھر اس طرح ملی بھگت کریں. یہ ملی بھگت کی بہترین مثال ہے حدیبیہ کا کیس. یہ کیس 26, 27, 28, 29 نومبر 2012 کو اور 3 دسمبر 2012 کو سنا جاتا ہے. 1 سال. شہباز شریف کا جو آپ سرفراز ڈوگر, جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس جاوید گرال کے سامنے جب ڈائسنٹ اوپینین آیا تھا تو فوراً ہی آپ نے دیکھا تھا لگ گیا. یہ 1 سال کیس لگنے ہی نہیں دیا انہوں نے. ان کے ہاتھ, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپس میں ملی ہوتی تھی نا, تو فورین اور میڈیا میں اس میں نظروں میں نہیں تھی یہ چیزیں ساری. ورنہ تو دیکھیں نا, یہ تو مسئلہ, یہ تو نہیں 1 سال تک بیٹھا رہے ڈائسنٹ اوپینین کے لیے. شاید انتظار کیا گیا. اور وہ ہمارے دوست کچھ کہتے ہیں کہ جیسے سردار محمد شمیم صاحب کی جو ججمنٹ تحریر کی گئی ہے وہ موازنہ کرتے ہیں, ان کی جتنی بھی ججمنٹ لکھی گئی ہے کہتے ہیں وہ اس سٹائل سے لکھی نہیں گئی ہے. اور جس کسی اور جو ڈرافٹنگ جو ہے نا وہ بڑے سوال اٹھاتے ہیں, اور ویسے بھی ایرونیس ججمنٹ ہے. 1 سال تک میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو لگنے نہیں دیا گیا. پھر لگا تو پھر فیصلہ اس کا 11 مارچ 2014 کو ہوا. اور یہ جو ججمنٹ ہے نا, یہ اس کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کو 60 دنوں کے اندر اپیل فائل کرنی تھی. دور ان کا آ گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور پروسیکیوٹر جنرل ہر ایک کو پتا ہے کون تھا. یعنی اتنے طاقتور یہ سیاستدان لوگ ہیں کہ یہ چلنے نہیں دیتے. لیٹ سٹیج پہ سول پٹیشن 3258 آف 2017 فائل کی, اور 5 جنوری 2018 کو ڈیسائیڈ ہوئی, جب یہ پاناما کے حوالے سے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. اور یہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا مشیر عالم, جسٹس مشیر عالم, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل تھا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے آتھر ہیں. یہ وہی کیس ہے کہ جس میں میڈیا کی کوریج پابندی لگا دی تھی. ویسے تو بڑے حامی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ یا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے, پر اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے, مجھے نہیں اس کی کوریج میں, اس لیے آپ تک صحیح حقائق نہیں آ سکے. لیکن جو آدمی قانون سمجھتا ہے اس ججمنٹ کو پڑھ لے تو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میں زیادہ باتیں نہیں آپ کے سامنے. یہ 11, 12 اور 15 دسمبر 2017 کو یہ سنی گئی. ٹھیک ہے جی, یہ اس وقت سنی گئی, اور یہ 5 جنوری 2018 کو اس کا فیصلہ آ گیا. ذکر کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کی تاریخ میں لے کے چل جاتا ہوں آپ کو. مشرف جب آیا, جنرل مشرف جب آئے اکتوبر 12, 1999 کو, پھر ان کے اکاؤنٹس جو سارے سامنے برآمد ہوئے اور اس کی انکوائری ہوئی. انکوائری ہو کے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل سید محمد امجد چیئرمین نیب تھے. ریفرنس فائل ہوا مارچ 27, 2000 کو, اور ریفرنس نمبر 5 اور 2000 نمبر ہوا. اور اس کے بعد نومبر 16, 2000 کو یہ انٹرم ریفرنس تھا, فائنل ریفرنس دائر کیا گیا. اب جیسے قاضی فیصل اس کو انٹرم ریفرنس یا بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب جو اس وقت گورنمنٹ تھی, اس وقت نیب جو تھی,
وہ تو نواز شریف کے اپنے دور کے لگائی ہوئی سارے لوگ تھے، اور جیسے اور قبر زمان آپ کو پتہ ہے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ میرا جنازہ ہی آپ اٹھائیں گے. اب اس ساروں کو یہ حدیبیہ پیپر ملز لمیٹڈ اور ڈائریکٹرز کے خلاف ہے سیکشن 9 کے کانٹیکس میں. ریفرنس جب فائل ہوا 1 سال بعد اپریل 12/2011 کو، اور یہ سینٹ آئی ایڈجرن ہوتا ہے. سینٹ آئی ایڈجرن جب تک کوئی ریوائیو کرنے کی بات نہ کہ اس وقت تک یہ ایڈجرن ہو گیا، سینٹ آئی ایڈجرن ہو گیا یہ، اور اس کی پروسیڈنگ کوئی نہیں ہوئی. 6 سال بعد اگست 2007 کو اب دیکھیے گا نظام کس طرح ہائی جیک ہوتا ہے. ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے درخواست دائر کی کہ اس کو برآمد کیا جائے اور ٹرائل شروع کیا جائے. اگست 17 2007 کو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ درخواست آتی ہے، اور ٹھیک ہے جی، اور اس پر باقاعدہ لکھا جاتا ہے since the reference was adjourned Senate there is no illegality in its restoration for the purpose of commencement of trial this application is allowed accordingly. درخواست اجازت دے دیجیے. اب یہاں جج صاحب فرماتے ہیں سپریم کورٹ میں جیسے قاضی فائزہ صاحب کہ یہ جو ریفرنس سینٹ آئی ایڈجرن سے واپس لیا ہے اس کے لیے سنا نہیں کیا. میری سمجھ سے باہر ہے یہ کون سا پرنسپل ہے سننے کے. ریفرنس تھا، چلان برآمد ہوا، اس پہ سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا تو کویش ہوا. بہرحال یہ ذکر کرتے ہیں. اور اگست 25 2007 کو ستمبر 7 کو لگتا ہے، اور پھر مختلف ڈیٹوں پر لگتا ہے. اور باقاعدہ درخواستیں جو ہے نا یہ سینٹ آئی ایڈجرن ہوتی ہیں مختلف ڈیٹوں کے اندر. بڑی لمبی تاریخیں ساری، میں 2007 سے یہ 2010 تک آ جاتا ہے معاملہ، 2010 تک آ جاتا ہے. اور اس درخواست پہ جو عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہوگی، فوجداری میں عدم پیروی کی ہر حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال یہ خارج ہوتی ہیں. اور مئی 3 2021 کا جو 3 صفحہ کا آرڈر لکھا ہے، in view of the above discussion the application is disposed of with an observation that NAB is to submit fresh application duly signed by chairman in the light of direction contained in order dated 21/8/2008 passed by the then learned accountability court number 4 راولپنڈی اسلام آباد. تو چیئرمین نیب کی جو کہا ہے اس درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے دائر کی جائے. اب یہاں جو سمجھنا ہے آپ کو، اور وہ سمجھنا آنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا، اور اس نظام پہ خاموشی کیوں ہے. نیب جو ہے بدنیتی پر کوئی درخواست نہیں دیتی، اور اگست 21 2008 اور مئی 3 2008 کا، اور چیئرمین نیب جو ہے نا جنرل پرویز مشرف جو ہے نا وہ چیئرمین نیب کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے، یہ ساری پلاننگ کے ساتھ کر کے لٹکا کے بڑا زبردست کام کر رہا ہوتا ہے یہ لوگ. یعنی ایک ریفرنس کو منطقی انجام تک نہیں، اس کا ٹرائل نہیں ہوا. میں پھر کلیئر کر دوں، حدیبیہ کیس کا ٹرائل نہیں ہوا. کاپیاں تقسیم ہونی تھی، فدر جرم عائد ہوتا یا باقی چیزیں آگے آتی، تو یہ تو باہر جو میرے پاس ریکارڈ ہے مجھے وہیں سے پتا چل رہا ہے. اکتوبر 17 2021 کو یہ سارے ریٹ دائر کر دیتے ہیں، اور اکتوبر 18 2021 کو ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے، اور وہ آرڈر پاس کرتے ہیں. اکرم شیخ صاحب پیش ہوتے ہیں اس میں، اور ذکر ہوتا ہے ساری چیزوں کا. وہ بتاتے ہیں کہ کوئی اور ایڈجرن ہو جاتا ہے 17/11 کو، اور کہا جاتا ہے عدالت سٹے دیتی ہے کہ اس ریفرنس میں پروسیڈنگ کوئی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے جولائی 17 2012 کو جو اس وقت کے چیئرمین ہیں ایڈمرل فصیح بخاری، یہ پیپلز پارٹی لگاتی ہے اس کو، وہ دیتے ہیں ریوائول اور ریسٹوریشن کی درخواست. اور پروسیکیوٹر جو ہے نا اسٹے آرڈر کی وجہ سے
हालांकि वो बता रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि उसको स्टे इस तरह किया है कि अगर कोई एप्लीकेशन दे दी जाएगी तो रिवाइव हो सकता है, और लेकिन दरखास्त शायद नहीं दी जाती। जनरल इलेक्शन होते हैं फरवरी 18 2008 को। जो मैंने पहले पढ़ा है ये 2012 की बात है, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। और जुलाई 17 2012 मैं फिर उस डेट पे आता हूं कि 4 साल के बाद लेकिन रेफरेंस वापस नहीं होता। अब ये तारीख है, बड़ी घरौनी सी तारीख है आपके सामने। अब क्या समझेंगे इसको, अब यहीं से अंदाजा लगा लें। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। क्या होता है, अपील फाइल नहीं की जाती। नहीं, जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का है, जस्टिस सरदार शमीम और जस्टिस फर्रुख इरफान खान का और जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ का भी इस हद तक है रेफरेंस क्वैश कर दी जाए, लेकिन जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ कहते हैं इसकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन वो री इन्वेस्टिगेशन की हद तक मामला उड़ा दिया जाता है। और बदनीति नज़र आ रही है यानी इसके अंदर कि अपील फाइल नहीं की जाती। मामला जाकर जब पनामा वाला मैटर आता है तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है वो इसमें कहते हैं, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के टाइम बार्ड के हवाले से अगर वो बात है तो अगर इसमें कोई नहीं बात कहते, कोई अगर कोई डायरेक्शन या कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है ख्याल है वो फिर देखते हैं। और सितंबर 20 2017 को 1229 दिन के बाद ये दरखास्त दायर की जाती है। अब मैं यहाँ एक बड़ा तारीखी जुमला आपके सामने रखता हूँ। बहुत ही चहीते जज हैं, कक्के सही हैं, वो उस वक्त चीफ से मिलते हैं कि ये वाली फाइल जो है ना फलां जज के पास लगा दी जाए। जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ, और बाद में वो बहुत से लोगों को फ़ायदा भी देते रहे, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनसे बहुत करीब है। यही तकलीफ बातें हैं जो बड़े मसाइल पैदा करती हैं। ये होना है, क्या होना है, हमें इससे क्या ताल्लुक, लेकिन चूँकि मुझे हक़ाइक़ पता थी ये मैं लगा देता हूँ। और अपील जो है वो फाइल नहीं की जाती। 24वें पैरों में जितने चेयरमैन लगे उन सब की तफसील आती है, और जो है ना फाइनल रेफरेंस के अंदर 25वें पैरे में जिक्र करते हैं इल गॉटन वेल्थ और लॉन्डर के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की 1991 से 92 की है ये रिपोर्ट से। अब ये जुर्म नहीं कहते, जज साहब ये कहते हैं इसमें कि ये जुर्म नहीं है, लेकिन ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स थी। और इसमें साथ साथ जज साहब एक और काम करते हैं, वो इसहाक डार के जो अप्रैल 25 2000 का बयान है, स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड हुई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, और इनका कहना है 164 का बयान नहीं था, और जीआईटी रिपोर्ट जो है रेफर भी नहीं करती इस बात की, लेकिन इसहाक डार उस बयान में सारा कुछ बयान, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरह लूटमार हुई, यानी अब उसको आप 164 का बयान ना कहें, या उसको मिसाल के तौर पर सेक्शन 26 का जो आप पार्डन के हवाले से कि मुझे माफ कर दिया जाए, बड़ा अहम है, यानी जुर्म गिल्ट एडमिट कर लिया, इस सेक्शन 26 के तहत गिल्ट एडमिट कर लिया, फोरम चाहे अलहदा सही, लेकिन गिल्ट मान लिया। ये 29वां पैरा बैकग्राउंड पे आपके साथ चला रहा हूं। इसहाक डार इसको चैलेंज नहीं करता, और जब इसहाक डार का गिल्ट नहीं रहा तो ये रेफरेंस आज भी रिवाइव हो सकता है इसहाक डार के खिलाफ, लेकिन कोई करे कौन, देखे कौन। और इस तरह ये जो है ना ये बहुत बड़ा जुर्म जो है ये मट्टी तले दबा दिया जाता है। आज भी इस केस के अंदर आप याद रखिएगा, इतनी एविडेंस है, मगर कौन देखेगा इसकी। मैं आज भी समझता हूं इसकी री इन्वेस्टिगेशन, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफ रखें आप, इसहाक डार की हद तक रेफरेंस ये फाइल किया जाए। इसहाक डार को जब रेफरेंस फाइल करेंगे आप तो शहादतें आएंगी तो बड़े आराम से केस खुल सकेगा। री इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दे, ये तो ट्रायल कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है, लेकिन क्या नैब इस मामले को टेकअप करेगी? क्या नैब के अंदर जो कुछ होता रहा है इसको सामने लाने दिया जाएगा? ये वो मामला है जो देखने वाला है। मैंने आपके सामने सारे हकाइक रख दिए हैं।
फैसला आपने करना है। दुख भरी खबर तो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ, लेकिन कुछ हकायक जो है आपके साथ आना ज़रूरी है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब की जब नमाज जनाजा लंदन में अदा की गई और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, चैनल 92 ने इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट चलाई है और मेरी गुजारिश रही बाकी लोगों से भी कि वो तमाम चैनल उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करें। बहरहाल मेरे तक इस तरफ चैनल 92 के हवाले से ये रिपोर्ट शेयर हुई है, ये मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ और चला रहा हूँ इसको। बरतानिया में मुक़ीम मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें सहाफ़ी कम्युनिटी, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम को मगरबी लंदन के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शानदार सहाफ़ती खिदमात पर लंदन में मुकीम सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं सलीम साबरी की रिपोर्ट से। बरतानिया में मुकीम सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद कुरैशी, जो कई रोज कबल हरकत कलब बंद होने से लंदन के मुकामी हस्पताल में इंतकाल कर गए, उनकी नमाज जनाजा लंदन की मुकामी मस्जिद में अदा की गई, जिसमें सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम की तदफीन भी मगरबी लंदन के मुकामी कब्रिस्तान में की गई। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद थी। लंदन में मुकीम सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने मरहूम की शानदार खिदमात को सराहा। और उसके अलावा हमारे बड़े भाई भी थे, तो इट्स अ ग्रेट पर्सन लॉस। अल्लाह ताला उनके आखिरी सब्र को कामयाब करे और हमारी दुआएं उनके साथ है। उनके लिए साथ कल तक वो हमारे साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारे दोस्त थे, कोलीग थे, हर जगह मिलते थे। क्योंकि एक ख़ास बात है कि उन्होंने जो चीज़ वो अक्सर समझते थे उस पर सारी ज़िंदगी वो कायम रहे हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सहाफ़त के लिए वक्त की हुई थी। डॉक्टर शाहिद कुरैशी जो है वो मैं कहूँगा कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क एक बहुत दबंग आवाज़ थी। पाकिस्तान का सही मुकदमा जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में पेश करते थे और आज जो है वो बरतानिया के अंदर तमाम साफ़ी बरादरी और पाकिस्तानी गमज़दा हैं कि एक दबंग आवाज़ जो हमेशा के लिए बंद हो गई। अल्लाह ताला उनको जो है रहमत में जगह दे। डॉक्टर साहब जो थे उनका अपना एक अंदाज़ था बात करने का और वो बड़े दबंग तरीके से बोलते थे। हमेशा यूरोपीय चैनल्स पे या पाकिस्तानी चैनल्स पे, और अपना उनका एक अखबार भी था, उसमें भी वो लगी लपटी के बगैर बोलते थे। वो हमेशा वो बात करते थे जो उन्हें बेहतर लगती थी। मेरे ख्याल में कि आज पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए, हमारे वो दोस्त थे पिछले 20-22 साल से लंदन में, तो उन्होंने वही बात की जो उन्हें बेहतर लगी। लेकिन अफसोस ये है कि आज 55 इयर्स एक छोटी एज में ये नागहानी मौत का सामना करना पड़ा हम सबको, और हमारी दोस्ती के बेबदल खजीने से एक और मोती निकल के आज बिखर जाएगा हज़ारों ज़रों में। शाहिद कुरैशी कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि हमारा पाकिस्तान का नुकसान है कि हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जर्नलिस्ट बहुत कम थे, और डॉक्टर साहब इंटरनेशनल मीडिया में जब अंग्रेज़ी में अपना मौक़िफ़ और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुश्मनों के आगे रखते थे तो मुझे बड़ी एनर्जी मिलती थी। हमारे बड़े ही अजीज दोस्त और भाई डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब आज हम में नहीं गए, बस वो जाते हुए हमें ये सबक दे गए कि जो काम सारी ज़िंदगी करते रहे, हम उनके उसूल पर हमनवा थे। कुरैशी साहब के वफ़ात पे हमें बहुत ज़्यादा सदमा है। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान हाई कमीशन के तमाम कलीग्स की तरफ से, बिलखसूस हाई कमिश्नर साहब की तरफ से उनकी पूरी फैमिली के साथ ताज़ियत करता हूँ। जो हमें जो लॉस डॉक्टर शाहिद कुरैशी की शक्ल में हुआ, ये हम ज़िंदगी भर नहीं इस लॉस को खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान की आवाज़ था, BBC, CNN, अल जज़ीरा, पाकिस्तान पोस्ट, ये फ़ायद ऐसा जर्नलिस्ट था कि भाई जिसने अपनी पाकिस्तान की खातिर हमेशा बड़े बड़े दबावों को नहीं इसने अपने ऊपर लिया, तो इंशाल्लाह उसने पाकिस्तान की बात की। हमारा बेहद लॉस है ये, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह इनको अपनी रहमत करे। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी, न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान की जो आवाज़ है
वो थे इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचाने के लिए, तो उनकी वफात से जो ये खला पैदा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। मरहूम बैनुल अक़वामी मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से दफाई और सियासी अमूर के माहिर समझे जाते थे। BBC, अल जजीरा और CNN के पैनल पर माहिर आलमी अमूर के तौर पर तजज़िये पेश करते थे। मरहूम डॉक्टर शाहिद कुरैशी मशहूर किताब वार ऑन टेरर एंड सेज ऑफ पाकिस्तान समेत कई किताबों के मुसन्निफ थे और बैनुल अक़वामी मीडिया पर पाकिस्तानी सियासी और दफाई अमूर के माहिर समझे जाते थे। दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेज मुख्तलिफ अमूर पर इन्हें राय और तजज़िया लेना पसंद करते थे। सियासी और सफारती हल्के इनकी तजज़िया निगारी को कदर की निगाह से देखते थे। वो इंसानी हकूक, आलमी अमूर, हुकूमती ईवानों और बदउनवानी जैसे मौज़ूआत पर गहरी नजर रखते थे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।